ठीक। सर आपका मुख्य कॉन्सेप्ट है सर एके सिंह जी, सर। जी, जी। जी, जी, जी। मैं संघ को नमन करता हूँ। आज संघ का संगम मुझे आदेश हुआ है कि मैं आज मुख्य कॉन्सेप्ट दूँ। तो मैं बाबा साहब की उस बात से शुरू करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो अपने भविष्य का निर्माण भी नहीं कर सकता। तो इतिहास आज शनिवार है और शनिवार हम लोग शुभ शनिवार को मनाया करते थे। ये हमारा इतिहास रहा है कि हम शनिवार के दिन जितने भी हम मेहनतकश लोग थे, इस देश के समण लोग थे, वो शनिवार के दिन सब इकट्ठा हुआ करते थे और इकट्ठा होने के बाद अपने बीच में जो दुख होता था, जो सुख होता था, उसको बाँटा करते थे और चर्चा परिचर्चा किया करते थे और आगे के लिए हम समाज की योजनाएँ बनाया करते थे। सभी जितने भी समाज इस देश में रहते हैं या इस दुनिया में रहते हैं, वो कहीं न कहीं एक निश्चित दिन पर अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके जो अपने महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को जन-जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। जैसे अगर ईसाई समाज के लोगों को देखें, तो प्रत्येक रविवार के दिन वो अपने चर्च में जाते हैं और जाकर के अपने ईश की वंदना करते हैं, उसकी चर्चा परिचर्चा करते हैं। उसी प्रकार से अगर मुस्लिम भाइयों को देखें, तो शुक्रवार के दिन वो लोग भी अपनी मस्जिद में इकट्ठा होते हैं और हर व्यक्ति इकट्ठा होता है, भले ही चाहे उसको नमाज पढ़ने का तरीका आता हो या ना आता हो, लेकिन एक नियम है कि शुक्रवार के दिन सभी को मस्जिद में इकट्ठा होना अनिवार्य है और इकट्ठा होने का भी एक उनका तरीका है। अगर इस मस्जिद में वो 12:30 बजे इकट्ठा होते हैं, तो अगर कहीं दूर की मस्जिद है तो वहां 1 बजे इकट्ठे होंगे और अगर उससे दूर की मस्जिद है तो वहां 1:30 बजे इकट्ठा होंगे। मकसद उनका ये है कि सभी लोग इकट्ठा हों, चाहे वो थोड़े से समय के अंतराल पर इकट्ठा हों। उसी प्रकार से जो ये शनिवार का दिन है, हमारे लिए शुभ शनिवार हुआ करता था, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया और उन्होंने कहा कि ये शनिवार का दिन बड़ा अशुभ दिन होता है, शनि की ढैया या शनि तुम्हारे ऊपर सवार है। इस तरह से इस देश के समण भोले-भाले लोगों को डराने का काम किया और ये शनिवार का दिन हमारे लिए मनहूस दिन बना दिया गया। जबकि ये शनिवार का दिन हमारे लिए शुभ शनिवार हुआ करता था और हम लोग इकट्ठा होकर के अपने समाज के बीच में जो भी समस्याएं होती थी या समाज पर जो भी आने वाली विपत्ति हुआ करती थी, उनसे लड़ने के लिए हम पूर्व तैयारी किया करते थे। तो हमारा इतिहास कि हम लोग इस देश के शासक रहे। जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता को अगर हम देखते हैं, तो उस समय पर हमारे समाज में महिला प्रधान समाज हुआ करता था और वो महिला प्रधान समाज घर के देख-रेख के लिए घर की व्यवस्था को सही तरीके से उसका संचालन करने का काम किया करता था। पुरुष समाज जो होता था, वो अपनी बाहरी कामों में, खेती-बाड़ी के कामों में या अन्य मजदूरी के कामों में अर्थात वित्त कमाने के कामों में वो संलग्न रहा करता था और जितना भी पैसा वो कमा करके लाता था, अपने समाज की महिलाओं को अपने समाज की महिलाओं के हाथ में वो पैसा लाकर देता था। लेकिन फिर कुछ ऐसी शक्तियां हमारे देश में प्रवेश कर गई और जो शक्ति बाहर से आती है, वो अपने साथ कभी महिलाओं को लेकर के नहीं आती। ये पूर्व का इतिहास इस देश में बताता है। तो कुछ बमण समाज के लोग भी, जिन्हें आर्य के नाम से भी जाना जाता है, उन लोगों ने इस देश में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद में हमारे देश के भोले-भाले लोगों को बहकाने का काम किया और हमारे लोगों के बीच में घुस करके
फूट डालो राज करो की नीति का एक तरह से उन्होंने संचालन करने का काम किया और हमारे लोगों को शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र से पूरी तरह से वंचित कर दिया। जब पूरी तरह से वंचित कर दिया, जिस व्यक्ति की ये तीन चीजें अगर छीन ली जाए, तीन चीजों से अगर वंचित कर लिया जाए, तो वह व्यक्ति समाज में कभी ना तो विकास कर सकता है, ना कभी उसका मानसिक विकास हो सकता, ना उसका सामाजिक विकास हो सकता, ना उसका आर्थिक विकास हो सकता, ना उसका राजनीतिक विकास हो सकता। उन लोगों ने आकर के हमारे भोले भाले समाज को, जिसे हम समण कहा करते थे, उस बमण समाज ने हमारे लोगों को बहकाने का काम किया और उनको जातियों में, छोटी छोटी जातियों में बांटने का काम किया। इतना बड़ा होमवर्क किया और उस होमवर्क में देखा कि किसी को कार्य के आधार पर, किसी को नस्ल के आधार पर, किसी को गाली देने के आधार पर, किसी को चंडाल कहा, किसी को कुछ कहा, किसी को बुरे शब्दों से पुकारा गया। इस प्रकार से उन लोगों ने हमारे इस समण समाज को 6,743 जातियों में बांट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को बांटता है तो बांटने के पीछे उसका कोई ना कोई कारण होता है। बमण समाज का कारण था क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया था। इस देश में प्राकृतिक संपदाएं इतनी थी, इस देश का रहने वाला व्यक्ति इतना मेहनतकश था और ईमानदार था, तो उन्होंने सोचा कि इस देश पर अगर शासन किया जाए तो इस देश की धन धरती को हम अपने कब्जे में कर लें, इस समान समाज को, भोले भाले समाज को हम अपने कब्जे में अगर कर लेंगे तो इस देश पर हम शासन कर लेंगे। क्योंकि जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जो सही व्यक्ति होता है, जो कर्मठ व्यक्ति होता है, जो शीलवान व्यक्ति होता है, वो आसानी से किसी पर विश्वास कर लेता है। और हमारे लोगों को उन्होंने बांटने का काम किया, 6,743 जातियों में बांट दिया। और बांटने के बाद में फिर इन समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में, किसी को जंगल में, किसी को शहर में, और हर प्रकार से उनको गुलाम बनाने का काम किया। और गुलाम बना करके हमारे लोगों की आजादी को छीन लिया गया और हमारे लोगों को बिल्कुल असहाय इस देश में बना दिया गया। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो अपनी जो विरासत थी उसको भूलते गए, और जब भूलते गए तो उस बमण समाज के ब्रह्म जाल में वो लोग फंसते गए। और फंसने का जो परिणाम ये हुआ कि हम इस देश में गुलाम हो गए। गुलाम होने के बाद में इस देश में बहुत सारी ऐसी ताकतें आई जिन्होंने हमको हमेशा बांटने का काम किया और हमारा शोषण करने का काम किया। फिर देश अगर आजादी की तरफ बढ़ा तो उसमें भी हमारे समाज के लोगों ने, समण समाज के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश को आजाद कराने का काम किया। समय आ जाता है बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब अम्बेडकर जब इस देश की राजनीति में, जब इस देश की सामाजिक व्यवस्था में प्रस्तुत होते हैं, अपने जीवन को इसमें ढालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस देश में हमारे लोगों के साथ अत्याचार होता है। और अत्याचार होने के पीछे मुख्य कारण था कि इस समाज का जातियों में बटे रहना। जो हमारे गोल्डन रूल का भी एक नियम है कि यहाँ पर हम लोग जाति अभ्यास नहीं करेंगे। उस जातियों में बंटने के बाद उस समाज ने हमको, हमारी ताकत को कमजोर कर दिया। और जब हमारी ताकत कमजोर हो गई तो हम लोग गुलाम हो गए, उन लोगों के, बमण समाज के हम लोग गुलाम हो गए। लेकिन हम इन जातियों से अगर पहले हम देखते हैं तो केवल दो ही वर्ग इस देश में कहा करते थे, एक समण समाज और एक बमण समाज। समय के अनुसार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं, लोग उनको भूल जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जो अपनी एक पहचान थी, एक समण की पहचान थी, एक नागवंशी की पहचान थी, उस पहचान को हम लोग भूलते गए। और भूलने के बाद में हश्र ये हुआ कि हम विभिन्न छोटे छोटे जातियों में बट गए। और बटने के बाद में हम उन्हीं जातियों से प्रेम करने लगे।
और प्रेम करने के बाद फिर उस ब्राह्मण समाज ने हमारे लोगों को और गुमराह करने का काम किया। ये गुमराह किया कि उन्होंने अपने समाज में जातियों के नाम पर कुछ संगठन बनाने का काम किया। तो हमारे लोगों ने सोचा कि शायद ये जातियों के नाम पर जो संगठन बनेंगे ये समाज का कुछ उद्धार कर सकते हैं। तो हमारे लोग भी उसी तरह की उसी राह पर चलना शुरू कर दिया और समाज को जातियों के संगठनों में बांटना शुरू कर दिया। और जातियों के संगठन में बांट बांट करके इस देश में ऐसा हुआ कि इस देश में हमारे ही लोगों ने, जिन्हें 6,743 जातियों में बांटा गया था, उन्हीं लोगों ने अपने आप को 29 लाख संगठनों में बांट लिया। और 29 लाख संगठनों में बांटने के बाद हम जब देखते हैं कि इस देश में काम करने वाले कितने संगठन है, तो पता लगता है, विश्लेषण जब किया जाता है तो पता लगता है कि लगभग 4-4.5 लाख संगठन इस देश में काम कर रहे हैं। संगठनों का काम करने के पीछे ऐसा लगता है कि शायद मंशा अच्छी रही होगी। हो सकता है कि उस समय की मंशा अच्छी रही हो और उन्हें लगा हो कि अगर हम संगठनों में लोगों को संगठन बनाने का काम करेंगे तो जो ब्राह्मण समाज है वो हमारी ताकत से डरेगा। लेकिन वो ब्राह्मण समाज जिस तरह से हमारे संगठन बनते गए वो उसका मूल्यांकन भी करता रहा, वो देखता रहा और यहां तक हुआ कि उसने भी संगठन बनवाने में हमारे लोगों का सहयोग किया और इस तरह से 29 लाख संगठन बन गए। उसने देखा कि हमारा जो काम था, हमने तो इनको 6,743 में ही बांटा था, लेकिन ये तो इतना नासमझ समाज है, इतना भोला समाज है कि अपने आप को इन्होंने 29 लाख संगठनों में बांट लिया। काम करने का तरीका अपना अपना अलग, अपने अपने अलग तरीके से काम करना शुरू किया। किसी ने अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए काम करना शुरू किया, किसी ने चंदे को इकट्ठा करने के लिए काम करना शुरू किया। हम ऐसा मान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम यहाँ केवल संगठनों को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। समण संघ का ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम संगठनों को बदनाम करने का काम करते हैं। हम आज ये कहने का काम करते हैं क्योंकि समण संघ का जब इसको खोजा गया तो खोजने से पहले हमारे विद्वान साथियों ने इस समाज को जोड़ने के पीछे, इस समाज की समस्या के पीछे बहुत गहराई से विचार मंथन किया, सोचा समझा, लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, संगठनों से बात की, उनको समझाया, उनसे बात की, उनसे कहा कि भाई समाज हमारा बिखरता जा रहा है और बिखरने के बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो अधिकार दिए थे वो अधिकार हमारे छीनते जा रहे हैं। तो हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि आप जितने भी संगठन हैं, आप सभी संगठन एक जगह इकट्ठा होकर के और अपना एक नेता चुनिएगा और नेता चुनने के बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा या हमारे महापुरुषों द्वारा जो हमें एक विचारधारा दी गई थी, जो हमें अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक रूप से हमें जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को बचाने के लिए आप लोग काम करें और हम आपके साथ हैं। हम आपको चंदा भी देंगे, हम आपको शारीरिक रूप से भी हेल्प करेंगे, जितने भी संसाधन होंगे वो हम आपको देने का काम करेंगे। संगठनों ने उस बात को हमारी को अनसुना किया और अनसुना करने के बाद में उनको लगा कि ये लोग हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमने उनसे बार बार निवेदन किया और ये निवेदन हमारा अभी भी जारी है। अब भी हम समय समय पर उन संगठनों से ये निवेदन करते हैं कि आप लोग इकट्ठा हो जाइएगा। आपके पास अगर अच्छी आइडियोलॉजी है, आप अगर चाहते हो कि हम लोग इकट्ठा होकर के इस देश में जो हमारे बाबा साहब द्वारा जो दिए गए अधिकार हैं, हम उन अधिकारों को बचा सकते हैं, तो ये समण संघ इस बात का वादा करता है कि वो तुम्हारे साथ मिलकर के काम करने को तैयार है। लेकिन संगठन अपने मंचों पर, संगठनों के नेता बड़े बड़े मंचों पर इस बात को, समण संघ की जो आइडियोलॉजी है, जो समण संघ का कॉन्सेप्ट है, उसको बोलने का तो काम करते हैं लेकिन कभी इकट्ठा होने का काम नहीं करते। ये आज हमारे लिए एक ऐसी बीमारी, कैंसर की बीमारी बन चुकी है और वो लोग जो नेता लोग हैं, उनके कार्यकर्ता वो चाहते हैं कि ये समाज इकट्ठा होना चाहिए और समाज इकट्ठा होकर के काम करना चाहिए, लेकिन वो नेता लोग, वो उनके जो लीडर हैं, वो उनको ऐसा गुमराह कर देते हैं और गुमराह करने के बाद उनको कहते हैं कि ये लोग इकट्ठा होकर करेंगे क्या? इकट्ठा तो हम भी हो रहे हैं, हम हुए हैं, आज तक हम कुछ नहीं कर पाए, तो ये क्या कर लेंगे?
इनकी आयु अभी मात्र 19 महीने की है, ये लोग क्या कर लेंगे? हम करेंगे तब जब आप हमारा सहयोग करोगे या आप हमसे सहयोग लोगे, और हम सहयोग आपको तब देंगे जब आप लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओगे। लोग ऐसा समझते हैं कि इस देश में राजनीति के बिना कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, कुछ लोगों की ऐसी विचारधारा हो सकती है, लेकिन हम राजनीति के बारे में अगर चर्चा करें तो इस देश में जितनी भी विधानसभाएं हैं, जितने भी अब तक चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हुए हैं, राज्यसभा में राज्यों के द्वारा प्रतिनिधि जाते हैं, आज तक लोकसभा में और विधानसभाओं में हमारे कोई भी पद, आज तक राजनीतिक पद खाली नहीं हुए। और जब राजनीतिक आरक्षण बढ़ाने की बात होती है तो उसको 1 साल पहले रिन्यू कर दिया जाता है, जबकि इस देश में आज तक राजनीतिक आरक्षण को बढ़ाने के लिए या राजनीतिक आरक्षण की मांग करने के लिए, डिमांड करने के लिए इस देश में आज तक कोई भी आंदोलन नहीं चलाया गया। इसका मतलब है कि इस देश में हमारा राजनीतिक आरक्षण जो है वो 100% पूरा है। अगर हमारा राजनीति से भला होने वाला था तो अब तक हो जाना चाहिए था। लेकिन साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपको लगता है कि राजनीति हमारा उद्धार कर सकती है तो आप लोग इकट्ठा हो जाइएगा। जो समाज इकट्ठा होता है तो राजनीतिक पार्टी भी उसी की तरफ को देखती है। जब जो समाज इकट्ठा हो जाएगा, अगर हम समण समाज, इस देश का 85 से 90% समाज है जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर हम सब लोग या सब लोगों का अगर 50% भी या 51% भी इकट्ठा हो जाते हैं तो जो समाज इकट्ठा होता है, राजनीतिक पार्टी भी उसी तरफ को देखती है, उसके वोट बैंक की तरफ को देखती हैं। और जब उसके वोट बैंक की तरफ को देखती है तो जब उस समाज से वो वोट मांगने आएगा तो उस समाज का आदमी, जो समाज इकट्ठा होगा, अगर हम इकट्ठे होंगे तो हम उससे बात कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये हमारी मांग है, ये हमारी डिमांड है, ये हमारे अधिकार हैं, ये हमको मिलना चाहिए। और उसका जो उदाहरण हम 2 अप्रैल 2018 से देते हैं कि जब एक SC ST एक्ट को जो उसका पन्ना सरकार द्वारा फाड़ दिया गया था और उसे निष्प्रभावी कर दिया गया था, लेकिन समाज 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर उतरा। ना कोई उसका संगठन था, ना कोई उसका नेता था, केवल समाज ने केवल इस कॉन्सेप्ट का सहारा लिया था कि हमको इकट्ठा होना है, हमको सड़क पर उतरना है और शांतिपूर्वक सड़क पर उतरना है। ये बड़ा खेद का विषय रहा कि हमारे कुछ बच्चों का उसमें एक तरह से बलिदान भी गया। लेकिन साथियों, बलिदान तो होगा, चाहे वो मेरा हो, चाहे आपका हो, किसी ना किसी का तो बलिदान होगा और बिना बलिदान के कभी कुछ होता नहीं है। लेकिन समण संघ इस बात की गारंटी देता है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जहां हमारे साथियों को, हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारे साथियों को कोई शारीरिक रूप से, कुछ आर्थिक रूप से किसी प्रकार की हानि हो। ये समण संघ ऐसा काम नहीं करना चाहता है। इसलिए समण समाज, समण संघ वो काम करना चाहता है जो हमारे महापुरुषों ने बात कही है, मान्यवर कांशीराम साहब ने कही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है कि जिसकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उनकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं होती हैं। तो साथियों, अगर हमारी सामाजिक जड़ें मजबूत होंगी तो अगर हमारी कोई राजनीतिक जड़ें भी, अगर कोई साथी हमारा बना रहा है जो राजनीति में जाना चाहता है, जो राजनीति करना चाहता है, अगर समण समाज का कोई व्यक्ति राजनीति में जाएगा तो समण समाज की, समण संघ की इस आइडियोलॉजी को अगर लेकर के जाएगा तो समण समाज के अधिकारों के लिए वो काम करेगा। आज जितने भी साथी, जितने भी लोग हमारे राजनीति में हैं, वो केवल राजनीति करना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सामाजिक प्लेटफॉर्म, सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं की। उन लोगों ने समाज में घुस करके कभी काम नहीं किया। अगर वो समाज में घुस करके काम करते, समाज के लिए काम करते, बाबा साहब अम्बेडकर या हमारे जितने भी महापुरुष, दलित और परिशुद्धों के जितने महापुरुष थे, उनकी आइडियोलॉजी पर अगर काम करते, उनके अगर उनकी पीड़ा होती तो वो वही काम करते जो हमारे महापुरुषों ने किया है। लेकिन जो नेता लोग बनते हैं वो स्वार्थ के लिए नेता बनते हैं और उनका नेता बनने का काम होता है कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, मुझे चाहे किसी पार्टी में जाना पड़े, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाना चाहिए। इस वजह से समाज की दुर्गति हो रही है।
तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम जितना जल्दी जुड़ जाएंगे और जैसे जैसे जुड़ जाएंगे, कुछ लोग 1 दिन जुड़ते हैं, कुछ लोग 2 दिन जुड़ते हैं और कुछ लोग ज्यादा दिन भी जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद क्या कहते हैं कि केवल काम जुड़ने का ही तो हो रहा है। अरे भाई, जब जुड़ोगे नहीं तो विचारधारा को समझोगे कैसे, इस आइडियोलॉजी को समझोगे कैसे? क्योंकि हमारा ये सामाजिक आंदोलन है। आंदोलन कई प्रकार के होते हैं। एक राजनीतिक आंदोलन होता है, एक सामाजिक आंदोलन होता है। तो हमारा ये सामाजिक आंदोलन है। हम सामाजिक रूप से लोगों को मजबूत करना चाहते हैं। और मजबूत कैसे होंगे? जब लोग हम इकट्ठा होंगे। अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो हम मजबूत नहीं हो सकते। इसीलिए हम सभी को मजबूत होने के लिए इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और जो साथी हमारे इस समर संघ से जुड़ते हैं, जो भी जुड़ते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम 1 सप्ताह तक इस तरह का कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और हमारे बहुत सारे विद्वान साथी हैं जो इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और आइडियोलॉजी देते हैं महापुरुषों की, और मिशन देते हैं जुड़ने का। क्योंकि हम लोग जुड़ेंगे, जो समाज जुड़ा होता है, जो समाज इकट्ठा होता है, आप जानवरों से ये बात सीख सकते हो, आप चींटियों से ये बात सीख सकते हो, आप पेड़ों से ये बात सीख सकते हो कि जो भी इकट्ठा होता है उसका कभी बाल बांका नहीं होता। इस देश में हम सिख समाज का भी उदाहरण देते हैं। इस देश में मात्र लगभग 2 करोड़ लोग सिख हैं, लेकिन सिखों का इस देश में 10 साल तक प्रधानमंत्री भी रह गया। और सिखों की कभी आपने देखा होगा किसी बहन बेटी, किसी भाई की पगड़ी नहीं उछाली जाती, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार नहीं होता। और भी समाज हैं इस देश में जो इकट्ठा रहते हैं। सर छोटू राम ने जाटों से कहा था, तेरे पागलों, इस देश में इकट्ठा हो जाओ। अगर इकट्ठा रहोगे तो इस देश में तुम्हारा वर्चस्व बना रहेगा। तो आज आप जाट समाज को देख सकते हैं कि वो हर तरह से मजबूत भी है, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से। आज जाट समाज के किसी भी व्यक्ति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। साथियों, मैं आपको इकट्ठा होने का एक उदाहरण और देता हूं। अभी पिछले समय पर आपने देखा होगा कि इस देश में किसानों ने, जो उनके लिए ऐसे कानून बना दिए गए थे जो उनकी स्वतंत्रता को, जो उनके अधिकारों का हनन कर रहे थे, उन उन लोगों ने 34 संगठन थे उनके, और 34 संगठनों का, ऐसे पूरे देश के 34 संगठनों का एक संघ मजबूत किया गया। और संघ को मजबूत करके इकट्ठा होकर के अपनी बात को रखने का काम किया। चाहे सर्दी रही, गर्मी रही, समय जरूर लगा उनको, टाइम जरूर लगा, कुछ लोगों का बलिदान जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने इस देश में सरकार को झुकाने का काम किया और अपने अधिकारों को लेने का काम किया। साथियों, इस देश में समस्याएं अगर देखें सबसे ज्यादा, तो इस देश में समण समाज की समस्याएं सबसे ज्यादा है, जिसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, अगर हम इस देश में मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ अगर जीना चाहते हैं और अपने बच्चों को मान सम्मान स्वाभिमान के साथ उनको आगे जीने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो हमें इकट्ठा होना ही पड़ेगा। हमें इकट्ठा होना ही पड़ेगा। अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो एक एक करके हमें कोई भी हमको लूटता रहेगा, कोई भी हमारा शोषण करता रहेगा। वही काम होता है, वही काम हो रहा है। तो हमारा ये कार्य शहर से लेकर, जिले से लेकर, राज्य से लेकर गांव की गलियों तक जाने वाला कार्यक्रम है। और गांव में भी, शहरों में भी, इसमें आपस में हम लोग आपस में भाईचारा पैदा करें और एक विचारधारा के नीचे आए। हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें और अपनी इस आइडियोलॉजी को बच्चों तक, महिलाओं तक, बेटियों तक, बेटों तक, सब तक पहुंचाने का काम करें। और इस कार्य में हमारे समाज की जो बहनें हैं वो बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। जैसे वो छोटे छोटे कार्यक्रम करके, बहनों को इकट्ठा करके, आपने देखा होगा कि जो शहरों में महिलाएं रहती हैं वो किटी पार्टी करती है। किटी पार्टी का खर्चा, हालांकि वो पैसे का काम होता है, लेकिन आज 10, 20, 50 रुपया कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें अगर चाहें तो वो शहरों में, गांव में महीने में एक किटी पार्टी का आयोजन करें।
वो किटी पार्टी का आयोजन अगर करेंगी तो वहां सारी महिला इकट्ठी होंगी। जब महिलाएं इकट्ठी होंगी तो वहां उनसे डांस कराइएगा, उनसे गीत करवाइएगा, उनसे ढोलक बजवाइएगा है, और उनसे और तरह के बहुत सारे कंपटीशन आप करवाइएगा। और उन साथ साथ में हमारी बहनें अपनी जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को उन बहनों तक पहुंचाने का काम करें। जो हमारी बहनें आज भी अंधविश्वास में ग्रसित हैं, आज भी हमारी बहनें बहुत सी ऐसी हैं जो अंधविश्वास में, उस मनुवादी व्यवस्था के तहत या ब्राह्मण समाज के तीज त्योहारों में इतना गुथी हुई हैं कि वो अपने समाज का विकास नहीं कर पाती, और अपने जो धन कमाया हुआ धन है उस धन को ऐसे ही वो बहा देती हैं। तो उन बहनों के बीच में जो लोग समझदार है, गलती उनकी नहीं है जो समझदार नहीं है, गलती उनकी है कि जो लोग समझदार हैं और वो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए उन नासमझ लोगों तक पहुंचने का काम नहीं करते। क्योंकि वो तो नासमझ है, लेकिन जिसको समझ है उसको समझाना चाहिए उन लोगों को जिनको समझ नहीं है। तो ये काम जो लोग इस मिशन में, जो इस समण संघ में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को अपने मनोयोग से, अपने विवेक के अनुसार बहुत बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, जन जन तक जाने की आवश्यकता है। जहां भी बैठे वहां महापुरुषों की बात करें, समण संघ की बात करें, लोगों को जोड़ने की बात करें, लोगों के अंदर भाईचारा पैदा करने की बात करें। क्योंकि हमारे बीच में जो आपस में जो द्वेष भावना है ये भी हमको तोड़ने का काम करती है। पड़ोसी पड़ोसी को देख करके जलता है, कोई अमीर गरीब को देख कर जलता है, गरीब अमीर को देख करके जलता है। तो ये भी भेदभाव हमको खत्म करना पड़ेगा, और ये भेदभाव तभी खत्म होगा जब हम एक दूसरे के पास उठना बैठना शुरू करेंगे, एक दूसरे के पास उठ बैठ करके उसके दुख दर्द को पूछने का काम करेंगे। अगर हम उसके दुख दर्द में कुछ सहयोगी बन सकते होंगे तो हमें सहयोग करना चाहिए। तभी हम इस देश में अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचा सकते हैं, जब हम आपस में मिलकर के अपने जो विवाद हैं या अपने अंदर जो कुछ भी मनों में विभेद हैं उनको दूर करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, और जोड़ करके जब हम लोग सब एक छाते के नीचे, इस समण संघ के छाते के नीचे हम लोग आ जाएंगे, सब लोग एक साथ जुड़ जाएंगे, तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जो भी फैसला करना है इस देश में, जिसको वोट देना है आप फैसला करिएगा। यहाँ पर हाउस लगता है, हाउस में बहुमत के अनुसार पर बात रखी जाती है, और बात रखने के बाद एक प्रस्ताव पास होता है। यहाँ कोई इसका लीडर नहीं है, यहाँ कोई व्यक्ति अपनी बात चलाने वाला नहीं है। मुझे अगर आज आदेश हुआ है कि मैं समण संघ का ये कॉन्सेप्ट रखूं तो मैं समण संघ का कॉन्सेप्ट रखता हूं। अगर मुझे आदेश ये होगा कि मुझे किसी कार्यक्रम में मुझे जूते रखाने का काम करना है तो मैं वहां जूते रखाने का काम करूंगा। अगर संघ में मुझे आदेश होगा कि मुझे लोगों को पंक्तिबद्ध बैठाने का काम करना है तो मुझे वहां को काम करना पड़ेगा। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। बस छोटा या बड़ा किस बात पर हो सकता है कि व्यक्ति अगर काम करेगा तो हो सकता है कि उसका नाम थोड़ा ज्यादा हो जाए, लेकिन इस समण संघ का कोई नेता नहीं बन सकता, चाहे वो काम कितना भी ज्यादा करे। यहाँ पर सब लोग बराबर हैं, और सब लोगों से यही अपेक्षा की जाती है कि इस समण समाज को, चूंकि हम लोग सब समण हैं और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ये एक संघ बन जाता है। हम समण हैं, पहले ये बात, हमारी बात समझ में आ जाना चाहिए कि इस देश में केवल दो ही समाज है, एक समण समाज और एक ब्राह्मण समाज। हम लोग समण समाज जो समता में विश्वास रखते हैं, जो भाईचारे में विश्वास रखते हैं, और एक ब्राह्मण समाज जो भेदभाव रूपी समाज में विश्वास रखता है या भेदभाव करने का काम करता है। तो इसलिए पहले ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो इतिहास को अपने जाने कि हम लोग हैं कौन, हम लोग इस देश के हुक्मरान रहे हैं, हम लोग इस देश में समण हैं। तो समण का मतलब SC ST OBC और धर्म परिवर्तित जो माइनॉरिटी के लोग हैं, हम सब लोग इस देश में समण हैं। समय जरूर लग सकता है, लेकिन इस आइडियोलॉजी पर, इस कॉन्सेप्ट पर प्रत्येक व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता है। जब सब लोग हम मिल करके काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, आप जो भी जिस
जगह जुड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, उस काम करने को आपको समण संघ नहीं रोकता है। आप बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप एट्रोसिटी पे काम कर रहे हैं, आप किसी के दुख दर्द को दूर करने का काम कर रहे हैं, उस काम को रोकने का समण संघ काम नहीं करता है। समण संघ कहता है कि बस तुम लोग इकट्ठे होते जाओ, जो समाज में एक दूसरे की सहायता करने का तुम काम कर रहे हो, उसे भी लगातार करते रहिएगा। लेकिन जब हम उसी काम को इकट्ठा होकर के करेंगे, तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। और हमारे लोगों के साथ जो एट्रोसिटी होती है, तो जो समाज इकट्ठा होता है, उसके साथ एट्रोसिटी भी नहीं होगी। क्यों? कि कोई भी अगर झुंड होता है, उस पर हमला करने की हिम्मत किसी को नहीं होती है। और जो अकेला व्यक्ति होता है, अकेला तो अगर शेर भी कुत्तों के हत्थे लग जाए, तो कुत्ते उस शेर को भी फाड़ करके खा जाते हैं। तो साथियों, और जो जब इकट्ठे होते हैं, तो इकट्ठे की ताकत अलग होती है। तो साथियों, ये समण संघ आपको इकट्ठा करने का काम करता है, और इकट्ठे के करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। वो धीरे धीरे वो मकसद भी आपके सामने आता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। क्योंकि हम इस देश के रहने वाले हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश में हमारी हिस्सेदारी है, हम अपनी उस हिस्सेदारी को ना भूलें। ये आरक्षण रूपी जो बात लोग कहने का काम करते हैं, ये हमारा अधिकार है इस देश में। और अधिकार क्या, हमारा प्रतिनिधित्व है। लेकिन इस देश में इस तरह की सरकारें आ रही हैं कि उसको बिल्कुल निष्प्रभावी करती जा रही हैं। तो हमारे पास केवल एक ही चारा बचता है कि हम लोग इकट्ठा हों, और इस आरक्षण रूपी जो भी हमारा बल था, इस पर केवल आश्रित ना रहें, अपने काम करें, छोटे मोटे काम करें। जिन भाइयों के पास अच्छा पैसा है, वो अपने शिक्षण संस्थान खोलने का काम करें, और अपने बच्चों को, अपने समाज के लोगों को उसमें नौकरी देने का काम करें। जिनके पास पैसा है, वो अपना बिजनेस खोल सकते हैं, अपने बच्चे छोटा बिजनेस करें, बड़ा बिजनेस करें, उनको करने का काम करें। केवल नौकरी के पीछे हम लोगों को भागने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, और अच्छी शिक्षा से हम अच्छे काम करने का भी काम करें, ताकि इस समाज की ताकत बढ़े। और ताकत बढ़ने के पीछे एक मुख्य मकसद है कि हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, और जो समाज जुड़ा है वो अवश्य जीता है। और ये समण संघ इस बात की गारंटी देता है कि जब हम सभी समण समाज के लोग जुड़ जाएंगे, तो अवश्य इस देश में जीतेंगे। और इस देश में हमारे बच्चे, हमारे जितने भी नस्लें हैं, सब मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का काम करेंगे, अवश्य जीतेंगे। जिद है जीतने की, और जिद है जुड़ने की। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि।